दोस्तों, आज के इस एक्सप्लेनर में हम इतिहास के उन पन्नों को पलटने वाले हैं जो अक्सर स्कूल की किताबों में बस तारीखों तक सिमट कर रह जाते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की ये कहानी सिर्फ बड़े नेताओं के बारे में नहीं है। ये कहानी शुरू होती है हमारी रसोई में मिलने वाली एक बेहद आम चीज से, जिसने आगे चलकर पूरे देश को एकजुट कर दिया और राष्ट्र निर्माण की नींव रखी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सिर्फ 8.2%। सुनने में बहुत छोटा सा नंबर लगता है ना, लेकिन उस समय ब्रिटिश राज की कुल टैक्स आमदनी का ये वो बड़ा हिस्सा था जो सिर्फ और सिर्फ नमक पर टैक्स लगाने से आता था। इस एक आंकड़े से हम समझ सकते हैं कि समुद्र के पानी से बनने वाली इस आम चीज का ब्रिटिश सरकार के लिए आर्थिक महत्व कितना ज्यादा था। ये उनके लिए एक बड़ी कमाई का जरिया था। और वहीं से एक बड़ा दिलचस्प सवाल पैदा होता है, आखिर समुद्र के पानी की एक चुटकी ने दुनिया के इतने बड़े और ताकतवर साम्राज्य को घुटने टेकने पर मजबूर कैसे कर दिया? एक मामूली सा इंग्रेडिएंट, मास सिविल रेजिस्टेंस यानी सविनय अवज्ञा का सबसे खतरनाक हथियार कैसे बन गया? इसको ध्यान में रखते हुए आज का हमारा रोड मैप कुछ इस तरह रहेगा। पहले हम नमक की रणनीतिक ताकत देखेंगे, फिर सिविल डिसोबीडियंस की तरफ बढ़ेंगे, उसके बाद इस आंदोलन से जुड़े अलग अलग लोगों, इसकी अंदरूनी चुनौतियों और आखिर में एक संयुक्त राष्ट्रीय पहचान के निर्माण पर चर्चा करेंगे। आइए सबसे पहले हिस्से पर नजर डालते हैं, द टैक्टिकल पावर ऑफ सॉल्ट, यानी नमक की रणनीतिक ताकत। देखिए, 1882 के सॉल्ट एक्ट ने ब्रिटिश सरकार को नमक बनाने और बेचने पर पूरी तरह से मोनोपोली दे दी थी। सोचिए जरा, भारत के लोग जो सदियों से समुद्र के पानी से मुफ्त नमक बनाते आ रहे थे, अब उनके लिए वही काम करना एक कानूनी जुर्म बन गया। इस टैक्स ने देश के सबसे गरीब लोगों की कमर तोड़कर रख दी थी। महात्मा गांधी का नमक को चुनना, ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये एक ब्रिलियंट रणनीति थी। नमक हर घर की जरूरत थी, चाहे अमीर हो या गरीब। ये ब्रिटिश शोषण का सबसे बड़ा प्रतीक बन चुका था। और सबसे कमाल की बात, इस एक मुद्दे ने हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों को जोड़ने का काम किया। शुरू में ब्रिटिश अधिकारी इस विचार पर थोड़ा हंसे जरूर थे, पर इस एक मामूली जरूरत ने आगे चलकर भारी राजनीतिक भूचाल ला दिया। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, सविनय अवज्ञा या सिविल डिसोबीडियंस की दिशा में पहला ठोस कदम कैसे आगे बढ़ा। कहानी तेजी से आगे बढ़ती है। दिसंबर 1929 में लाहौर कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज यानी मुकम्मल आज़ादी का ऐलान किया, और फिर 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अपने 78 अनुयायियों के साथ साबरमती से 240 मील लंबा सफर शुरू किया। 5 अप्रैल को वो दांडी पहुंचे और अगले ही दिन 6 अप्रैल की सुबह समुद्र के पानी से नमक बनाकर उन्होंने सीधे कानून तोड़ दिया। ये सिर्फ एक प्रोटेस्ट नहीं था, ये सीधा टकराव था। इस मैप को देखते हैं। दंडी से उठी विरोध की ये चिंगारी एक जगह नहीं रुकी। ये लहर कितनी तेजी से पूरे भारतीय उपमहाद्वीप के मुख्य केंद्रों तक फैल गई, ये हम इस नक्शे में साफ देख सकते हैं। इसका असर वाकई इतना बड़ा था कि ब्रिटिश सरकार को कड़ी कार्रवाई करनी पड़ी। लगभग 60,000 लोग गिरफ्तार हुए, जिसमें गांधी जी भी शामिल थे। विदेशी कपड़ों का बॉयकॉट हुआ, शराब की दुकानों पर धरना दिया गया, और तो और देश के दक्षिणी हिस्सों में सी राजा गोपालाचारी ने तमिलनाडु में और के कैलप्पन ने मलाबार में बिल्कुल ऐसी ही पैरेलल यात्राएं निकाली। पूरा देश जैसे जाग उठा था। पर एक सवाल आता है कि इस जन आंदोलन में आखिर शामिल कौन हो रहा था? चलिए तीसरे सेक्शन में इन्हें अलग अलग वर्गों की भागीदारी और उनकी प्रेरणा को समझते हैं। आंदोलन एक जरूर था, लेकिन इससे जुड़ने वालों की वजह बिल्कुल अलग अलग थी। अमीर किसान परेशान थे क्योंकि आर्थिक मंदी की वजह से उनकी फसलों के दाम गिर रहे थे, पर सरकार टैक्स कम नहीं कर रही थी। बिजनेस क्लास की अपनी अलग दिक्कत थी, उन्हें फिची के जरिए विदेशी आयात यानी इंपोर्ट से सुरक्षा चाहिए थी। और सबसे बड़ा क्रांतिकारी बदलाव लाया महिलाओं ने। उन्होंने बड़ी संख्या में घरों से निकलकर नमक बनाया और विरोध प्रदर्शनों में आगे बढ़कर हिस्सा लिया। हालांकि एक ग्राउंड रियलिटी ये भी थी कि औद्योगिक मजदूरों और गरीब किसानों की भागीदारी इसमें काफी कम थी। दरअसल कांग्रेस उस वक्त बड़े जमींदारों और उद्योगपतियों यानी एलिट्स को नाराज नहीं करना चाहती थी। रणनीति के चलते समाजवादी और मजदूरों की मांगों को थोड़ा हाशिए पर रखा गया था। रणनीति की इन्हीं बातों से आते हैं अपने चौथे हिस्से पर, आंदोलन की सीमाएं और अंदरूनी मतभेद। ये समझना बहुत जरूरी है। एक तरफ कांग्रेस का बड़ा और स्पष्ट लक्ष्य था
स्वराज के बैनर तले अंग्रेजों के खिलाफ एक संयुक्त राष्ट्रीय मोर्चा बनाना। लेकिन दूसरी तरफ दलित और मुस्लिम आबादी का नेतृत्व कर रहे नेता अपनी कम्युनिटी की सुरक्षा को लेकर चिंतित थे। वो अपने समुदायों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र और विधानसभा में आरक्षण की मांग को ज्यादा जरूरी मानते थे। दोनों के नजरिए में काफी फर्क था। इन्हीं अंदरूनी मतभेदों को सुलझाने के लिए 1932 में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट आया, पूना पैक्ट। जब ब्रिटिश सरकार ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अलग निर्वाचन की मांग मान ली थी, तो गांधी जी इसके विरोध में आमरण अनशन पर बैठ गए। उन्हें लगा इससे देश हमेशा के लिए बंट जाएगा। आखिरकार एक समझौता हुआ और आम चुनाव क्षेत्रों में ही दलित वर्ग के लिए सीटें आरक्षित कर दी गई। मुसलमानों के मुद्दे पर स्थिति थोड़ी पेचीदा थी। 1928 की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में मोहम्मद अली जिन्ना जैसे नेताओं की प्रतिनिधित्व की मांगों पर कोई सहमति नहीं बन पाई। इसका नतीजा ये हुआ कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के आते आते दोनों समुदायों के बीच थोड़ा संदेह और आपसी अविश्वास का माहौल बन चुका था। इन सब मतभेदों के बाद भी एक राष्ट्र बन तो रहा था, पर कैसे? हमारे आखिरी हिस्से में देखते हैं कि ये संयुक्त राष्ट्रीय पहचान बनी कैसे, एकता का एहसास लोगों के दिलों में कैसे पैदा किया गया। देश को एक सूत्र में बांधने के लिए कुछ बेहद स्ट्रॉन्ग स्टेप्स उठाए गए। पहला, देश को भारत माता की एक तस्वीर का रूप दिया गया, जिससे लोगों में भावनात्मक जुड़ाव आए। दूसरा, भूले बिसरे लोकगीतों और कथाओं को फिर से जिंदा किया गया, ताकि कल्चरल प्राइड वापस लाया जा सके। और तीसरा और सबसे अहम, सबको एक निशान के नीचे लाना। गांधी जी द्वारा डिजाइन किया गया चरखे वाला तिरंगा, स्वराज फ्लैग, एकता का सबसे बड़ा प्रतीक बन गया। नेशनलिस्ट्स ने एक और जबरदस्त अप्रोच अपनाई। अंग्रेजों की इस सोच को तोड़ने के लिए कि भारतीय पिछड़े हुए हैं, उन्होंने इतिहास की व्याख्या नए सिरे से की। प्राचीन भारत की विज्ञान, कला और व्यापार की उपलब्धियों को फियर्सली सेलिब्रेट किया गया। हालांकि इस गौरवमय अतीत में ज्यादा जोर हिंदू प्रतीकों पर था, जिस वजह से कभी-कभी दूसरे समुदाय इस नैरेटिव से थोड़ा दूर महसूस करने लगे। तो इन सब बातों को समझने के बाद इस एक्सप्लेनर का अंत हम एक गहरे सवाल के साथ करते हैं। आज के आधुनिक दौर में ऐसे सिविल मूवमेंट्स किस तरह आम और रोजमर्रा के प्रतीकों का यूज करके दुनिया में बड़ा बदलाव ला सकते हैं? जैसे 1930 में एक मुट्ठी नमक ने एक पूरे साम्राज्य की नींव हिला दी थी, क्या आज हमारे आसपास ऐसी कोई आम चीज है जो ऐसी ही क्रांति की चिंगारी बन सकती है? इस विचार पर गौर जरूर कीजिएगा। आज के लिए इस विश्लेषण में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले एक्सप्लेनर में।